एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सब्जेक्टिव 7 पर। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? डोंट वरी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम इतने आसान तरीके से करेंगे कि आपको इससे कभी डर नहीं लगेगा और आपको भी मैथ से प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम 1 2 3 -1। अब हम जितने भी नंबर्स देखते हैं तो किसी को हम सुनते होंगे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तो हम एक नंबर लाइन एज्यूम करते हैं। मान लीजिए हम नंबर लाइन पे कहीं पर यहाँ हो 1 2 और हमें जितने भी नंबर्स मिलेंगे अपनी लाइफ में वो सारे हमें नंबर लाइंस पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे, कुछ होल नंबर्स होंगे। तो वो कौन से होंगे? तो हम इन्हें आज की वीडियो में देखेंगे, अलग अलग तरीके से उन्हें कंसीडर करेंगे कि कौन से नंबर क्या होंगे। ओके, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स प्लस लगा हो या ना लगा हो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होता है। तो इधर ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो इधर होंगे, ज़ीरो से राइट की साइड। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे ज़ीरो के लेफ़्ट में होंगे। अपना लेफ़्ट हैंड देखिए, वो उसी साइड होंगे। जितने भी नेगेटिव 1 -1 -5 -√2 -2 जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इधर होंगे, यानी लेफ़्ट साइड में। अब हमारे पास तो नंबर्स तो बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमने सारे नंबर, अगर हम सभी नंबर्स को कलेक्ट करने लग जाए तो 1 को किया, 2 को किया, फिर हमने 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, ऐसे करते करते हम इन्फिनाइट नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। पर क्या अब हम नंबर लाइन पर देखेंगे तो एक भी नंबर नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अगर हम 0 और 1 के बीच में देखें तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.77, √2, √3 और 1 और 2 के बीच में भी ऐसे ही अनगिनत नंबर होंगे, यानी इन्फिनाइट नंबर होंगे। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम इन्फिनाइट नंबर्स देख सकते हैं। तो नंबर लाइन पे तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, पर हम उन्हें अगर सबको इकट्ठा नहीं कर सकते या फिर हम सबको एक साथ नहीं ला सकते तो हम कुछ नंबर्स को एक साथ अलग अलग उनका हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे 1 है और 0.5 है, ये अलग हो गया ना, पर 1 के साथ 2 3 4 ये ज़्यादा सही लग रहा होगा आपको। और यहीं पे 0.5, 1.5 जितने भी पॉइंट में होंगे नंबर्स वो हम उन्हें अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम नंबर्स को जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। ये आपको अपने पूरे चैप्टर में आपको इन सब के बारे में ही पढ़ना है। तो इनके बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट कर देते हैं, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को i या z दोनों से कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को q से और इरैशनल नंबर को p से करते हैं, पर ज़्यादातर r - q, मतलब रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर्स। ये तो हम बाद में देखेंगे। और आपको ये बात भी अपने दिमाग में बैठा के चलनी है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंडर आते हैं, मतलब होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, और ऐसे ही इंटीजर्स के अंदर ये दोनों आ जाते हैं। और जब रैशनल नंबर्स की हम बात करेंगे तो ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे और ये अलग सी अपनी फॉर्म बनाएगा। तो ये बात हम ना आगे समझते हैं। अभी के लिए आप ये ऑर्डर याद रखिए बस।
और ये फिर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों से मिलके ही हमारा रियल नंबर बनता है। बस ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था, इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं और ब्रीफ में। रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल प्लस इर्रेशनल का मैंने जैसा कि आपको कहा, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर हमें पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पर हम जितने भी नंबर ला सकते हैं, 1 2 3 0.1 0.5 -0.20, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो, 1.0 1 2 3 4 5 8 9, जितने भी नंबर्स अजीब व गरीब चाहे कैसे भी हो, वो सारे रियल नंबर्स के अंडर, आप जितने भी नंबर्स लेंगे वो सारे रियल नंबर के अंडर ही आएगा। आप ऐसा कोई नंबर नहीं ले सकते जो रियल नंबर के अंडर ना आए अभी के लिए। तो रियल नंबर हमारे पास एक रैशनल होगा और इर्रेशनल। पूरे यूनिवर्स में हमारे पास रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, इसके अलावा रियल नंबर और कुछ होगा ही नहीं। और नंबर लाइन पर जितने भी हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। बस ये हमने ग्रुपिंग कर दी ना। अब हमें देखना है रैशनल नंबर्स के अंडर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमारे 1 से स्टार्ट नंबर्स हैं और पॉइंट ना लगा हो, और पूरे इट मीन्स पूरा फुल हो, जैसे 1 2 पॉइंट ना लगा हो, या फिर हमने किसी से डिवाइड ना किया हो, पर एकदम हो, जो पूरा पूर्ण हो एकदम, वो क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। 1 2 3 जो हम गिनती पढ़ते हैं काउंटिंग बचपन से, 1 2 3 4 5 6 100 200 इनफिनाइट, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। 1 से अगर कोई सा भी हमने छोटा, अगर 0 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। पर 1 2 3 पर पॉइंट ना लगा हो बीच में, तो वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होगा। अब हमारा आ जाता है होल नंबर्स कुछ नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स हम लिख लेंगे, जो सारे नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स हैं, बस इसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए हम इसे होल नंबर कहते हैं। पर हमें होल नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मान लीजिए किसी के पास कोई भी सामान, जैसे किसी के पास 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, पर अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, तो हम क्या कहेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, हम कहेंगे कि उसके पास तो 0 सेब है, या 0 ये चीज़ है, या 0 कोई सा भी जो भी इंग्रेडिएंट है वो 0 है। तो इसलिए वो होल नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ी। तो जितने भी नंबर हैं वो किसी ना कि पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे बहुत पहले, तो फिर बाद में हमें 0 की ज़रूरत लगी, तो फिर हमने उसे अपने नंबर सिस्टम में ले आए कि हाँ 0 की भी तो ज़रूरत है रियल वर्ल्ड में, तो हम 0 को भी ले आए। अब हम जब 0 को लाए तो हमें लगा कि हाँ अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हमसे बच जाए, मतलब इतने ही नंबर्स की हमें ज़रूरत होगी, हमें तब लगा। तो हमने इसका होल का मतलब होता है पूरा, तो हमने इसे कह दिया कि हाँ अब नंबर्स पूरे हो गए, पर ऐसा नहीं था। हम आगे देखेंगे कैसे। पर और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है, क्योंकि 0 से ही नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। होल नंबर्स के बाद अब हमारा आ जाता है इंटीजर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि होल नंबर्स क्या था, हमें 0 की ज़रूरत पड़ी रियल वर्ल्ड में, तो क्या अब हमने सोचा कि अब तो हमारे पास अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं था। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो कि किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 10 रुपये है, ओके, पर और किसी के पास 1 भी रुपये नहीं है, तो उसके पास 0 रुपये है। पर अगर किसी को
₹5 या ₹10 किसी को वापस करना हो, जैसे अगर किसी के ऊपर कर्ज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसके पास तो नेगेटिव जितने मान लीजिए किसी को ₹5 अभी देने हैं, उसे मिलेगा नहीं, तो उससे कितने रुपए मिलेंगे, तो उसे -5 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 बंदे हैं, ओके, एक ये और एक ये बंदा है। इसके पास हमारे पास अब एक बैंक भी है हमारा। ये जो बैंक है ना, ये इन दोनों को कहता है कि आपको तो ₹5 मिलेंगे, आपको तो ₹5 मिलेंगे, मतलब आपके पास जितने पैसे होंगे उसमें ₹5 और बढ़ जाएंगे। और जो बैंक है वो कहता है कि आपको तो ₹5। चलिए हम इनका नाम रख लेते हैं। ये मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ओके। मान लीजिए बैंक जो है वो कहता है आपको तो ₹5 मिलेंगे, और इन श्याम जी से कहता है कि आपको तो ₹5 देने पड़ेंगे। तो अब मान लीजिए इनके पास कुछ ₹50 थे, इसके पास भी ₹50 थे श्याम के पास, तो इसे तो बैंक से ₹5 मिले, तो इसके 55 हो गए और इसके तो 45 हो गए श्याम के। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि श्याम को -5 मिले, तभी तो 45 हो गए। तो इसका मतलब हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। अब मान लीजिए नेगेटिव नंबर्स हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजरिंग में यूज़ करते हैं। कहीं पे हम सुनते होंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर मेज़र करने निकले तो हमने 1, 2, 3, और फिर जब हम नीचे चलते ऊपर तक, तो टेम्परेचर चाहे जितना जाए हम 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस मेज़र करते थे। पर 0 से भी जब नीचे चला गया स्केल मेज़र करते टाइम, तो फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ गई। तो इसलिए हमने नेगेटिव नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है हमें उस हिसाब से ढलना पड़ता है, इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। तो इंटीजर्स के अंदर अब वही है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखेंगे, Z से डिनोट करते हैं। जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे राइट साइड में होंगे, और जितने भी सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे लेफ़्ट साइड में होंगे। अब 1, तो इसीलिए हम इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो 0 पे, और 0 से राइट साइड जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से लेफ़्ट साइड जितनी भी संख्याएं होंगी 1, -1, -2, -3 जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो हम इंटीजर्स को देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0। अब यहाँ पे हमें गौर करने लायक बात ये है कि इंटीजर्स में हम किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव इंटीजर्स है ये बहुत छोटे से छोटा -100, -1000 चलता चला जाएगा, कुछ भी छोटा इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा नहीं, ऐसे ही बिगेस्ट भी नहीं आएगा फिर। और हम फिर नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर इधर के सारे जितने भी -1, -2, -3 वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारा 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा इंटीजर्स, ओके। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये बात भी सोचने की है। तो मान लीजिए आपके पास फिर से यही चलिए हम किन्हीं और लोगों को लेते हैं, किन्हीं और व्यक्तियों को। मान लीजिए हमारे पास है एक सीता और गीता, लेते हैं अब की बार, ओके। सीता एंड शी इज गीता। अब मेरे पास मान लो मेरे पास तीन पिज़्ज़ा हैं, ओके। मेरे पास 3 पिज़्ज़ा हैं। मैंने एक पिज़्ज़ा तो सीता को दे दिया, फिर एक पिज़्ज़ा मैंने गीता को दे दिया। अब मेरे पास एक पिज़्ज़ा ही रह गया, ओके। तो मैं अब इन्हें कैसे दूं?
अब हम क्या करेंगे, आधा तो हम सीता को दे देंगे और आधा तो हम गीता को दे देंगे। पर अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें, आधा मतलब क्या, तो इसके लिए हमें रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ गई। तो आधा मतलब 1/2, 1/2, यहीं को 1/2, वहीं यही कहता कोई कि इन्हें 1 को ही 3 लोगों में बांटो, तो हम 3 से डिवाइड कर देते, 1/3, 1/3 और 1/3। अगर यहीं हमें 4 व्यक्तियों में करना होता डिवीज़न पिज़्ज़ा का, तो 1/4, 1/4 जितने भी लोगों में करना होता। तो मान लीजिए हमें n लोगों में करना है, तो 1/n, 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 1/n अप टू n तक। तो हम ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के अलावा भी हमें नंबर्स की आवश्यकता पड़ी। तो ये नंबर्स को फिर हमने इन नंबर्स को कहा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का मतलब होता है जिन्हें सिंपल सा ये मतलब होता है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखें और q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q ज़ीरो ना होके एनी इंटीजर हो सकता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2। अभी हमने इंटीजर्स जो डिस्कस किया था वो सारे हमारे यहाँ पे आ सकते हैं q की जगह। और p तो हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है। तो 1/2, 3/4, -5/6, यहाँ पे देखिए ये सारे 2, 4, यहाँ पे अगर मैं -3 भी लिख दूँ तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर, अगर मैंने आपसे कहा कि अब क्या कोई नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हम कोई नेचुरल नंबर मान लो हम लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर आप भी सोच लो, तो वो मान लो ले लिया 7। अब क्या मैं 7 को 1 से जब डिवाइड कर दूंगी तो ये p/q की फॉर्म में बन गया, ये p और ये q हमारा 0 नहीं है, क्योंकि मैं 7 को 7/1 तो लिख सकती हूँ, तो q हमारा यहाँ पे 0 नहीं है। और p हमारा इंटीजर भी है, p हमारा इंटीजर है या नहीं, 7 हमारा इंटीजर भी है और q हमारा 0 भी नहीं है। इट मीन्स 7 जो कि नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर भी है। तो इस का मतलब ये हुआ जितने भी सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स जितने भी हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। Natural number, whole numbers and integers are rational number, but a rational number is not necessary that it will be natural number, because 1/2 is not a natural number. इसलिए हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, कोई इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, कोई रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। बट एनी नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। हम यहाँ तक की बात करेंगे, ओके। और एनी होल नंबर जो उसके नीचे है वो सारा हो सकता है, मतलब कि वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। बट एनी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर और एनी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी यही है कि कोई सा भी नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन कोई सा इंटीजर, जैसे इंटीजर ले लेते हैं हम -5, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो 0, 1, 2 है और ये 1, 2, 3 और इन्फिनाइट टाइम है। पर -5 इंटीजर है पर होल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नहीं है। ये बात आपको पक्के से एकदम क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ऐसे ही रैशनल नंबर, हमारा जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर भी हो सकता है। अगर कोई इंटीजर है वो रैशनल नंबर हो सकता है, कोई होल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। बट कोई रैशनल नंबर है और वो इन तीनों में से कुछ हो, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे? मान लो मैंने 1/2 लिया, ये तो रैशनल नंबर है, पर
ये इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, और ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। अब मान लो मैंने 0 ले लिया, 0 तो होल नंबर है और इंटीजर भी है, पर ये रैशनल भी है, क्योंकि 0/1 हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। क्योंकि अगर मैं इसे p/q से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे देखो p और जो मेरा q है वो 0 भी नहीं है, और जो मेरा p है वो इंटीजर है। इट मीन्स मेरा p जो है वो इंटीजर है और q जो है मतलब 1 0 नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो ये ऊपर वाले जितने नंबर है वो नीचे वाले हो सकते हैं, पर नीचे वाले ऊपर वाले नहीं हो सकते। बस आपको ये याद रखना, और ये ऑर्डर, पहले नेचुरल, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर। बाकी तो सब ठीक है। अभी हम इतना ही अच्छे से पढ़। आई होप आपको रैशनल नंबर समझ आया होगा। अब हम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी हैं? पहले ही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसे तो हम एज इट इज़ देख लेंगे, ये बहुत इजी है कि रैशनल नंबर और प्लस रैशनल नंबर क्या हमारा होता है, रैशनल नंबर। अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ दें, और यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा है, ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, इसका भी वही मतलब हुआ, या डिवाइड करें, हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल। तो ये तो बहुत ईजी है। आई होप आपको ये बिल्कुल ईजी लगा होगा। अब हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स अगर मेरे पास a और b दो रैशनल नंबर्स हैं, तो मैं a प्लस b को b प्लस a भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैंने -7 प्लस 5/2 लिया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा। मान लीजिए मैंने -7 और 5/2 लिया, प्लस 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा -9/2। और मैं इसे 5/2 -7 भी लिख सकती हूँ, ये भी -9/2 ही होगा। तो इसीलिए मैं -7 प्लस 5/2 या 5/2 -7 भी लिख सकती हूँ। इसमें कोई भी गलती नहीं है। ऐसे ही मैं 2 × 3 भी कर सकती हूँ और 3 × 2 भी कर सकती हूँ एवरी रैशनल नंबर के लिए, चाहे वो रैशनल हो, इट मीन्स 1/2, या फिर जो कहते हैं ना बटे में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं पहले a और b को जोड़ दूं, बाद में c जोड़ूं, या फिर b और c को पहले जोड़ दूं, बाद में a जोड़ूं। अब ये आपको समझ ना आए तो हम कोई 3 रैशनल नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 3 4 5 ले लिया रैशनल नंबर। अब मैं पहले 3 + 4 कर दूं 7 + 5 करूं, या पहले इन्हें जोड़ दूं 3 + 4 और 5 9 करूं, दोनों मेरे पास 12 ही आंसर आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स अगर इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने 3 रैशनल नंबर ले लिया, 3 9 8 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास। अब मैं 3 इन्हें पहले ऐड कर लें, 3 + 8 क्या आ जाएगा, 17 × 3 कर दूं, या फिर मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, 27 + 24 कर दूं, दोनों बार मेरा आंसर आएगा 51। ओके, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये इजी ही है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होती है, पावर, मतलब किसी भी नंबर की पावर, जैसे 5 की पावर 2, 3 की पावर 8,
ये हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं, वो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखनी है। ओके, अब हमारे पास ये हमारा बेस होता है, ये हमारी पावर होती है। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो उनकी पावर चाहे कुछ भी हो ऐड हो जाती हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3⁻8 इंटू 9⁻9, सॉरी यहाँ पे 3 ही होगा क्योंकि हमारा बेस सेम होना चाहिए ए। तो हम इसे हम लिख सकते हैं 3 8 + 9, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस माइनस इस सब किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की ही बात करेंगे, तो किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है तो ये मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारा बेस सेम होना चाहिए अभी, तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा माइनस, जो ऊपर होगा वो माइनस, जो भी नीचे हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगा। ये यहाँ से इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। अब मान लीजिए ये ऐसे है, इसकी पावर, फिर हमने ब्रैकेट लगा के इस पूरे की पावर n ले ली, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है सिंपल। ये प्लस है, ये माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन है। फिर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये तो वेल नोन है, सबको पता होता है। अब हमारे पास आ गया a⁻−n। अब किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो वो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाता है। मान लीजिए मैंने 5 की पावर -2 लिख दी, तो ये हमारा 1/5⁻² या 1/25, मतलब नेगेटिव हो पावर तो वो नीचे चला जाता है, नेगेटिव। ये हमें साइन का ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव हो तो वो तो सेम ही रहता है। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स ये आपको आगे क्वेश्चंस करते टाइम काम आएगा। तो √A इंटू √B, मतलब 2 रूट वाले नंबर्स आपको बहुत परेशान करते होंगे, जैसे √2 इंटू √3 इंटू √5, इतने बहुत सारे नंबर दे दिए, तो हम कैसे अलग अलग करें? तो हम इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 इंटू 5। ये बिल्कुल सही है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम किसी को डिवाइड करें तो हम पहले डिवाइड करके बाद में रूट लिख सकते हैं। अब इसी में हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रख लें, जैसे कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा पर याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। a + b होल रेज़ टू पावर 2, a⁻² + b⁻² + 2ab, a - b a⁻² + b⁻² - 2ab, फिर a - b and a + b, a² - b²। तो ये तो बहुत इजी है, पहले a का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो और इन्हें मल्टीप्लाई करके 2 के साथ कर दो और प्लस ले लो, a का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो, फिर -2ab कर दो। और ये एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, इट मीन्स माइनस आएगा बीच में, और स्क्वायर तो लगी जानी है क्योंकि 2 बार है ना। ओके, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम किसी भी 2 प्लस और माइनस वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो नेगेटिव होती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या है, एक स्केल ले लेते हैं और एक, इसे प्रकार कहते हैं। ओके, तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें नंबर लाइन बनानी होगी। तो हम अपनी नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है। तो नंबर लाइन पहले हम बना लेते हैं, इसे भी हम स्केल से ही बनाएंगे।
अब हम यहाँ पे कोई भी बीच में एक पॉइंट ज़ीरो ले लेंगे, ये हमें अपनी मर्ज़ी से लेना है, कहीं भी ले सकते हैं ज़ीरो। ओके, अब जैसे कि हम नॉर्मल जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो रैंडमली 1 2 3 कुछ भी लिख देते हैं, पर जब हम √2 को स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करना है तो हम स्केल का यूज़ करेंगे। और इससे अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी का ही दूरी पर ही 1 2 3 ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले 1, तो आप ये देखें कि ये गैप जो है हमारा बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए। तो हम 2-2 सेंटीमीटर एक ले सकते हैं, पर वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम 2-2 सेंटीमीटर स्केल से हमारे पास स्केल होगा, तो उससे हम 2 सेंटीमीटर की ही दूरी पर, ये देखिए 2 मीन्स ये 2 सेंटीमीटर पे ही जाएगा। हाँ, ओके। अब हम 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, अब हमारा 1 होगा, तो हमें 1 की ही ज़रूरत है। तो अगर हमने ये 2 सेंटीमीटर लिया है तो हम ना यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी लाइन बिल्कुल, ताकि 90 डिग्री पे हमारा एकदम, जो भी ये लाइन एकदम 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो हम इसे खींच लेंगे। ओके, अब मैं ज़ीरो को, और जो हमने ये लाइन खींची है, इसे मान लो मैंने ए कह दिया, को हम मिला लेंगे। ये हमारा अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होना चाहिए। इसे मान लो ये हमारी 1 यूनिट है, ये भी हमारी 1 यूनिट है। स्केल से आप चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हम 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे, और फिर ये भी हमें 3 सेंटीमीटर ही, स्केल से 3 सेंटीमीटर ये वाली जो हमारी हाइट है वो लेनी पड़ेगी। पर अब क्योंकि हमने 2 ये किया है, ये देखो हमने 2 किया है ना, यस 2 किया है ये, तो हमें इसे भी 2 ही लेना होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे और इसे मिला लेंगे। जो हमारी ये लाइन है ना, वही हमारी √2 है। जो हमारी ये लाइन है, जो ये है ना, इसके बीच की जो दूरी है वो √2 है। ये आपको अभी समझ मतलब मान लो ये हमारा 2 था, ये भी हमारा 2 था, पर हम इसे 1 ही मान के चलते हैं यूनिट के, किसी और यूनिट में तो ये 1 ही होगा। तो ये हमारा √2, क्योंकि ये हमने इसे 1 लिया है ना 2 को, और इस 2 को 1 लिया है, तो इस 2 को भी हमने 1 लिया है, तो ये भी 1 है। आप 2 और 1 में कंफ्यूज ना हो, मतलब ये और ये दूरी हमारी सेम होनी चाहिए। ये और ये जो डिस्टेंस, इनके 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हमारा यहाँ से ए के बीच में, 1 से ए के बीच में होना चाहिए। तो जब हम इसे करेंगे ना तो ये हमारा √2 होगा। ओके, तो हम मतलब ये अगर हमने 1 2 3 स्केल से जितना भी लिया है उतने ही यहाँ पे खींच लेंगे और फिर इसे मिला देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये √2 है, तो अब हमारे पास जो हमारा ये है प्रकार, इसे कहते हैं, तो इससे और यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये यहाँ से √2 कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ओके, अब सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ से करते करते यस लेकर आएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे √2 है। ये बहुत सिंपल है। पहले आपने इसे मान लीजिए, इसकी और इसकी जो हमने डिस्टेंस लिया है वो सेम लिया, 1 2 3 1.5 स्केल से आप कितना भी खींच सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो जो अब हम इन दोनों को करके जब हम इससे और इससे मिलाएंगे तो ये √2 आएगा। फिर अब हमने यहाँ से अपने प्रकार को लिया और यहाँ से इस पॉइंट तक हमने इसे देख लिया, या फिर इस पॉइंट से हम लेकर ही आ जाएंगे यहाँ पे, और जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वो ये डिस्टेंस हमारा √2 होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम एक और बार करते हैं इसे। अब हम नंबर लाइन पे मान लीजिए हम किसे करें, अब हम √5 को लेकर करते हैं।
ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन भी है, तो वो भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। √5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो ये वाला तो डेफिनेटली समझ आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब हम नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 यहाँ कहीं बीच में होगा, मतलब ये नंबर लाइन तो इन्फिनाइटली आगे जा रही है, ये भी, तो ये मैंने कह दिया ये 0 यहाँ पर है। तो अब हम 2 कर सकते हैं, 3 1.2, मतलब ये जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए जब मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ऊपर कहीं डिस्टेंस ले रही हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो 2 लिया है, 2, ये 2 है, तो मेरा ये भी अब 2 ही होगा। आपको बस ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है बस। अगर आपको पहले आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही आपको लॉजिक का पता चल जाएगा, पर इसके लिए आपको पहले 2-3 बार ट्राई करना होगा। ओके, अब हम इससे और इससे मिला लेंगे। तो हमें ये प्रोसेस √5 हमें फाइंड तो √5 करना है, पर इसके लिए हमें √2 भी करना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से, अब मैंने इसे यहाँ से इसे कर लिया मेज़र। अब हम फिर से अपना वही प्रोसेस करेंगे प्रकार के साथ। इसे हम यहाँ से यहाँ तक खोल लेंगे। ये कर दिया मैंने। अब फिर हम इसे यहाँ पे करेंगे। ओके, ये तो मेरा √2 हो गया। अब हम अब यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ये तो मैंने √2 के लिए किया, क्योंकि मुझे √5 करना है, √5 लेके आना है, तो हम ना √2 √3 √4 सबके लिए कर सकते हैं। अब मैं √3 के लिए भी करूँगी। इसे आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 4 यहीं तक, इसी के बीच में हमारा 5 आ जाएगा। 2 ये 1 था, 3 4 ये हमारा √2 है। अभी आप ये समझिए कि आपको अगर इतना पोर्शन समझ में आ गया तो आगे हम क्या करेंगे, फिर से जितनी हमारी ये थी ना, यहाँ पे देखिए ये इसके बीच की जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ही हम और कर लेंगे यहाँ से इसके आगे। और ये भी हमारा 90 होना चाहिए, मतलब एक सीधी लाइन खींचनी चाहिए। जैसे कि ये पेज पहले ऐसे था, तो हमारा ना ये मान लो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो है ये इसके ठीक नीचे होनी चाहिए एकदम। जैसे अगर मैं ऐसे करती तो ये देखो ये और ये एक साथ नहीं आ रही है, पर हमें इसे एक साथ लेके आना है, तो ये अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब हम इसे और इसे मिला देंगे। जहाँ पे भी ये हो जाए इसे बस मिला दो। अब इसे और इसे मिला देंगे। यहाँ पे √2 था तो ये हमारा ऑफ कोर्स √3 हो जाएगा। तो अब हम फिर से ये करेंगे, इसे यहाँ से ले गए और यहाँ पे हमने किया, और अब फिर से हम इसे ऐसे ही कर देंगे। ये देखो, तो ये हमारा √3 हो गया। √4 हम सबको पता है 2 होता है, √4 हम सबको पता है 2 होता है, तो वो उसे यहाँ आना होगा। तो इसके लिए अब हम फिर से 1 मतलब इसके जितनी हमारी दूरी थी, ये इसके बीच जो डिस्टेंस था, वही डिस्टेंस अब हम इसके बीच भी लेंगे। ये देखिए, ये जो मेरी ये लाइन है ये इसके ऊपर आनी चाहिए एकदम, इस प्रॉपर, ये जो हमारी लाइन गई है इसके ऊपर प्रॉपर आनी चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर आ रही है, हाँ आ गई। अब हम इसे भी कर देंगे 2, क्योंकि ये सारा 2 है ना, तो ये भी 2 होना चाहिए। और ये पूरा 90 डिग्री जा रहा है कि नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब ये 90 डिग्री का लूप हमारा बनना चाहिए। ओके, ये भी। अब ये जो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसे निशान लगा देंगे, निशान।
अब हम यहाँ से इसे मेज़र कर लेंगे, ये बिल्कुल हमारा 4 है, मतलब सही जा रहे हैं हम। ये क्योंकि अब ये √3 था तो ये अब √4 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब यहाँ से यहाँ तक फिर करेंगे। ओके, इसे जब आप खुद से करेंगे ना एक आध बार, तभी आपको ये समझ आएगा। मतलब ये यहाँ पे आएगा 2 के पास, ये 2 ही है, वो थोड़ा ये यहाँ से अगर हम लेकर आए तो ये 2 हो जाएगा बस। ये अब ये हमारा √4, पर हमें तो √5 चाहिए, तो अब √5 के लिए अब हम फिर से करेंगे। अब मैंने इसे ऐसे कर देंगे थोड़ी, ताकि जो हमारी ये वाली लाइन है ना वो इसके नीचे आए एकदम। ये और कर देंगे, ये लो, और यहाँ से एकदम हम करेंगे ये ऐसे। अब हम फिर से इसे यहाँ से इसे कर देंगे। अब इसे और इससे कर देंगे, और सिंपली हमें इसे, जब तक हम इसे अपना घुमा कर लेकर जाएंगे, जब तक ये नंबर लाइन को टच ना कर दे, ये दो और 3 के बीच में ये यहाँ से यहाँ तक हमारा √5 है, सॉरी, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा √5 है। तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया √5 को। अब आपका होमवर्क ये है कि आप √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे एक सेपरेट नोटबुक में फॉर दिस। तो उसी नोटबुक में आप तुरंत वीडियो ख़त्म होने के बाद कल परसों जब मर्जी आप फ्री हो, √3 को ज़रूर से अपने आप से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप करेंगे अपने लिए। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना चाहिए कि हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 2 तरह से होते हैं। एक टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होता है और नॉन टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास फिक्स नंबर होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास और फिक्स होते हैं, जैसे 5 तक है, और यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे मतलब जो हमारी एक ही पोजीशन यहाँ पे फील हुई है, यहाँ पे 2, 1 और 2। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, जैसे 0.333 आगे तक यहाँ पे बार लग जाता है। जैसे हमारे पास 0.638 फिर 999, जैसे 9999 आगे चलता चला जाएगा, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। और इरैशनल नंबर क्यों नहीं होगा, मतलब ये क्यों यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। पर जहाँ पे बार लगी हो वो भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो भी दो में डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि रुक जाना, मतलब ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो 2, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे 0.6892, अगर मैं यहाँ 2 पर भी रुक गई तो भी ये मेरा टर्मिनेटिंग में आएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, अगर मैं टर्मिनेटिंग को p/q की फॉर्म में लिख दूं और जो मेरा q है वो 2, 5 या
2, 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 या 5 के पहाड़े में आना चाहिए Q, या 2 और 5 दोनों के पहाड़े में, इट मीन्स 10 के टेबल में आना चाहिए जो Q है हमारा, या इन दोनों में से अगर इसके अलावा कुछ भी है 3, 6, 9 तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। तो इसे भी हम फटाफट से क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये हमारा यही एक क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब या तो आप इससे पहले इसके साथ डिवाइड करें और फिर मतलब डिवाइड करके फिर एक कोई आंसर पे पहुँचे, बहुत लंबा प्रोसेस करें, वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं हम उन्हें देखेंगे, डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं हम उन्हें देखेंगे। क्या ये 8 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। इसे मैं लिख सकती हूँ 2 × 4, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। ये तो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब यस ये हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। जो 2 सिर्फ 2 या सिर्फ 5, मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला, अगर 3, 7 किसी और नंबर के टेबल में यहाँ पर आता होता तो फिर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, पर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 या दोनों में आए तो मेरा टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही ये इसे देख लेते हैं, क्या ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? 2 × 3, यस ये 2 के टेबल में आ रहा है, पर ये तो 3 के भी टेबल में आ रहा है, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 के टेबल में आना चाहिए या 5 के टेबल में, या दोनों में, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये तो 3 का भी मल्टीपल निकला, इसलिए ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसे देख लेते हैं। अब 125 को मैं 5 × 5 × 5 लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स, तो ये तो सिर्फ 5 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ओके, अब मान लो मैंने लिख दिया 9/, हम ऊपर वाले नंबर को ध्यान नहीं, जब क्वेश्चन हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिफरेंस करने के लिए पूछा हो तो हम ऊपर वाले नंबर को इग्नोर करेंगे, हमें मतलब होगा डिनोमिनेटर से, हमें न्यूमिनेटर से मतलब नहीं होगा, हमें डिनोमिनेटर से मतलब होगा। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 18, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और मान लो मैंने लिख दिया 10, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, 30। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर्स को बिल्कुल जितना भी हम उसे काट सकते हैं वो करेंगे, काट सकते हैं, इट मीन्स हम इसे बिल्कुल जैसे 9 हम बिल्कुल इसे छोटी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, तो इसे हम 1/2 कर देंगे, इसे हम 4/5 कर देंगे, इसे तो हम नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये 1/10। अब चेक करेंगे, आप पहले मत चेक कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, आपको बाद में ही चेक करना है, पहले कट कर देंगे फिर चेक करेंगे। उससे पहले अगर आपने सीधा न्यूमिनेटर देखने लग गए कि पहले हम इन्हें काटे ना और पहले ही काटे ना का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, पहले ही डिनोमिनेटर देख के हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कर दिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। पर लेकिन अगर हम इसे छोटी फॉर्म में लेकर आएंगे बिल्कुल, तो हमारा अब फिर देखेंगे तो सही होगा। ये तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ये भी, ये तो सारे टर्मिनेटिंग हुए, पर अगर हम बिना करे करते तो ये देखो ये है, इसे और अभी से निगलेक्ट कर देते तो इसमें हमारी गलती हो सकती है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया। वैसे आपको समझ आ रहा होगा कि जो 2, 5 और ये 2 या 5 दोनों के टेबल में आए वो तो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, नीचे की बात जो डिनोमिनेटर है उसकी बात हो रही है। पर लेकिन अगर इनके टेबल में ना आए, अगर आए भी पर किसी साथ में किसी और के टेबल में भी आए तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को आपके अपने दिमाग में एकदम अच्छे से फिट कर लेनी है। ओके, 2, 5 या 2 और 5 इनका मल्टीपल होना चाहिए इनसे, मतलब नीचे जैसे ये 20 है, ये हमारा 2 × 2 × 5 है, पर यहीं पे मेरा अगर मान लो ये 20 ना होके
कुछ और होता, जैसे ये मेरा 70 होता, तो ये तो 7 के भी टेबल में आ रहा है, 2 और 5 के टेबल में तो आ रहा है, पर 7 के भी टेबल में आ रहा है, तो ये तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होता, पर ये 20 है अभी के लिए। तो आई होप आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, डाउट के अंदर मत जीना, फिर पेपर में गड़बड़ी हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर तरह के क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएं, ताकि इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेरी ना बचे। ओके, तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, 0.375, ये तो हमने छोटी क्लासों में भी सीखा है। 0.375 है, तो मैं इसे 375/100 लिख सकती हूँ। 100 नहीं, सॉरी, 1000। कितने नंबर्स हैं जी पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 0 नीचे हम लिख देंगे। ये तो बहुत ईजी है, आप इसे मतलब काट के और यहाँ पे कर सकते हैं। पर हमें दिक्कत किस में आती है? जिसमें ये बार लगाओ। मैं इसे ना आपको दो ऐसे करके समझाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मतलब मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 100 के साथ या 10 के साथ। कभी कभी मतलब जब हम आपने ये क्वेश्चन कहीं ना तो कहीं ज़रूर किया होगा, पर हम ना किसी को अभी, चलिए इसे छोड़ देते हैं। अभी हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमें ये करना है P/Q की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम पहले इसे हम मान लेते हैं, लेट इट इज़ x। अब हमने इसे x कर दिया। अब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये बार है, बार है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 × 0 × 6 बार। अभी भी ये ऐसा ही होगा, और ये 10 का 10 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 बार प्लस ये 10x। ये मैं लिख सकती हूँ 6 + 0.6, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यही आएगा, = 10x। ये मेरा x ही तो है, तो 6 + x = 10x। x इधर जाएगा, तो x मेरा हो जाएगा 6/9 या 2/3। आई होप आपको ये समझ आया हो। पर अब हम इसमें क्या करेंगे, 0.27 बार को हम x तो पुट करेंगे, पर यहाँ पे जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से। तो अगर आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे तो हो जाएगा पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम ना बार को देखेंगे, यहाँ पे भी बार है और यहाँ पे भी बार है। अब बार देखिए, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके बाद कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो 1 0 लगेगा। पहले ही आ गया, पहले ही नंबर पे बार आ गई तो 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पे पहला नंबर तो ऐसे ही है, तो 0 नहीं लगेगी, मतलब एक ही 0 नहीं लगेगी। अब यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे पहला प्लेस और दूसरे प्लेस पे जाके बार है, तो यहाँ पे मेरी 0 लगेगी। अब यहीं पे मान लीजिए मेरे पास अब होता, और आपको ये कैसे करना है ये भी मैं अभी बताती हूँ कि 0.6 बार ये मेरा आया कैसे, 6 + 0.6 बार, क्योंकि इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इसे भी हम दूर करेंगे। अभी पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये मेरा अब मान लो मेरे पास ये होता 6.6 7 8 9, फिर यहाँ पे 7, फिर बार लगाती मैं, तो फिर मैं इसे मैं x पुट करती, पर मैं इसे 110 किससे डिवाइड
किससे मल्टीप्लाई करती है, दोनों साइड। अब मैं यहाँ पे प्लेसेस देख लूँगी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस पर जाकर है, इसका मतलब मैं इसे 5 बार 0 लगाऊंगी, फिर मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगी, फिर आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी। आई होप आपको ये मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर ये बहुत सिंपल है। इसे हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे फिर समझेंगे, पर ये अभी ये देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 227.7 बार इज इक्वल्स टू 100x। अब मैं ना यहाँ पे ये लाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली तो मैं ना साइड में यहाँ पे यहीं पे साइड में क्या करेंगी, यहाँ पे कर लेते हैं, आप साइड में मार्जिन लगा के कर लेना। तो 27 ये वाला लिखेंगे 0.7, फिर जो हमारा x वाला है ना ये करेंगे, या फिर आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को इस वाले में से माइनस कर देंगे। इट मीन्स 0.27 बार इज इक्वल्स टू x। अब हम इसे माइनस करेंगे तो इसे भी माइनस कर देंगे और इसे भी माइनस कर देंगे। मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दिया, तो माइनस कैसे करते हैं, जो ये इक्वेशन ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, और इस इक्वेशन को लाके यहाँ रख देंगे और माइनस कर देंगे। ओके, तो ये तो मेरा आ जाएगा 99x। इसे भी ऐसे ही करते हैं, इसे मैंने शॉर्टकट में कर दिया, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से। पर अब देखिए यहाँ पे 27.7 बार 0.27 बार। अब इसे कैसे माइनस करें, मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 27.7 फिर 7 बार फिर 0.27 बार। अब माइनस करना मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। 7 बार से ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 27.5। तो x मेरा हो जाएगा 27.5/99 या फिर 27.5/990। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ना भी आया हो तो वीडियो फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं, वरना हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। पर कहाँ पे 10 लगाना है, कहाँ पे 100, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारा ये क्वेश्चन, ये तो वैसे बहुत इजी है, क्योंकि हमने ये जो पढ़ा था a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। इसी से हम ये क्वेश्चन कर देंगे। कैसे, यहाँ पे मान लो a हमारा 2 है, ओके, और ये हमारा, तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, चलिए इसे छोड़ देते हैं। अब मैं 2 है 2 इंटू ए, तो मैं 2 ए की जगह क्या लिखूँगी, पहला कर रहे ए पार्ट 2। अब इसे कर देंगे ऐड 3 + 5 इंटू 2⁴। अब क्या करेंगे 3⁹ इंटू 2⁴, क्या हो जाएगा, ये फिर से ऐड हो जाएगा 9 + 4 2⁻13। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये वाला, अब ये क्या है 5⁻2 इंटू 5⁻4। हम क्या ये हम सबको ऐसे नहीं कर सकते, 2 - 3 + 4, इसे भी हमने ऐड कर दिया, इसे भी, ये भी तो ऐसे ही था। पहले 3 8 को एक साथ ऐड करेंगे, सॉरी ये 8 9 नहीं होता, ये 8 होता है, तो ये 12 होगा। ओके, तो ये भी तो हम इसे, यही बात तो हो गई, पहले इस दोनों को सॉल्व कर ले। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि प्लस और माइनस दोनों एक साथ हैं, तो प्लस और माइनस दोनों को एक साथ हम, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ना 3 का साइन देखना है, इसका साइन +2 है, +2 - 3 - 1, +2 और -3 जो बड़ा होता है उसका -1 + 4, ये क्या हो जाएगा 3, माइनस है ना तो 3, और 4 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस। ओके, तो 5⁻³
विच इज़ 125। अब ये 3⁴ 3/3⁵ ये क्या था, याद करो थोड़ा, हमने वीडियो में पहले ही बात की है, a⁴m × n, a⁴mn। तो इसलिए ये हमारा a हो गया, यानी कि 3⁴ 4 × 3, 3⁵ 3 5 12/3⁵. ये मेरा, ये देखो, ये भी तो मेरा ये हो जाएगा 12 - 5, क्योंकि a⁴m/a⁴n क्या होता था, a⁴m-n, तो 3⁷. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज। ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है पेपर में। इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 5/3 √3 को ना जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 5√3/3। देखो ये इर्रेशनल था, हमने इसे रैशनल कर दिया और ये इक्वल ही है। अब बी वाला, इसमें क्या करें, इसमें तो हम फंस सकते हैं। इसमें क्या करना है, हम इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हम इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। वो क्यों चेंज हुआ है वो आपको क्वेश्चन करते टाइम समझ आ जाएगा। ये देखो 7 × 2 - √5, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a - b, a + b क्या था, a² - b²। तो जब √5 का स्क्वायर होगा तो वो रैशनल ही तो बन जाएगा। कैसे, अब ये प्लस है ये माइनस है, अब मान लो ये माइनस होता ये भी माइनस होता, और ये प्लस है ये भी प्लस होता, तब तो हमारा काम नहीं बनता। पर ये माइनस है, हमें अपोजिट साइन चाहिए, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब बीच में माइनस लेकर आएंगे। 2 × 2 = 4 - 5, तो ये आ जाएगा -7 2 - √5। ये a है और ये b है, ऐसे करके a है ये b है, इट मीन्स a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5। ओके, अब हमारा c क्या है, 4/√7 - √3। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं, अगर आपका आंसर मैच कर जाएगा मीन्स सही है,